राजस्थान के जोधपुर से एक चौंकाने वाली घटना का वीडियो सामने आया। वहां एक शादी समारोह में डांस कर रहा एक आदमी खुलेआम फायरिंग करता दिखा, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में यह आदमी बारात में मौजूद लोगों के बीच पिस्तौल लहराते हुए डांस करता दिखा, लेकिन तभी उसने पिस्तौल को ऊपर उठाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। उसने एक के बाद एक कई गोलियां हवा में दाग दी। इस बीच वहां काफी लोग मौजूद थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, लेकिन इन सबसे बेपरवाह वो आदमी ताबड़तोड़ फायरिंग करता रहा। उसके साथ डांस कर रहे लोगों ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। यही नहीं, वहां मास्क या 2 गज की दूरी जैसे जरूरी नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में कई गांवों के किसानों ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर पर धावा बोल दिया। हाल ही में लीज बैग घोटाले की जांच में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद इन लोगों का गुस्सा भड़क गया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सैकड़ों लोग ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर धमक गए। लोगों को रोकने के लिए पुलिस भी मुस्तैद थी, लेकिन कई प्रदर्शनकारी अथॉरिटी के दफ्तर के पास लगी बैरिकेडिंग को पार कर उसके मेन गेट तक पहुंच गए। मेन गेट पर भी पुलिस के कई जवान मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को अंदर घुसने से रोक लिया। पुलिस के रोके जाने पर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। फिर गेट के अंदर से ही भीड़ को समझाने की कोशिश की गई, हालांकि उसका भी लोगों पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। हंगामा कर रहे लोगों और पुलिस के बीच बहुत देर तक धक्का मुक्की भी हुई। अपनी मांगों पर अड़े लोगों ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर भेदभाव वाला रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए बहुत देर तक नारेबाजी की। पुलिस के समझाने के बाद भी सभी लोग वहां अपनी मांगों पर काफी देर तक डटे रहे। योगी सरकार ने और प्राधिकरण ने एक गलत आदेश किया है, इनको वापस करें। इस मुद्दे ने उस वक्त तूल पकड़ा जब कुछ दिन पहले लीज बैग घोटाले की जांच के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। अमेरिका के नेशविल में गाड़ी में हुए धमाके के मामले में नई जानकारी सामने आई। पुलिस ने दावा किया कि यह धमाका पूरी तैयारी के साथ किया गया था, जिसमें कुछ संदिग्ध की भी मौत हो गई। वहां क्रिसमस के दिन एक भीड़भाड़ वाले इलाके में विस्फोटकों से लदी गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ था, जिसकी कई डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। एक वीडियो में वो गाड़ी सड़क किनारे खड़ी नजर आई, लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर उसमें जबरदस्त विस्फोट हो गया। धमाके की वजह से वहां अफरा तफरी फैल गई, हर तरफ मलबा बिखर गया। इसी घटना का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो वहां मौजूद एक रेस्टोरेंट का है, जिसमें धमाका साफ दिखाई दिया। धमाके की वजह से रेस्टोरेंट का दरवाजा तक टूट गया। जबरदस्त विस्फोट की वजह से आसपास की दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद वहां आग लग गई। हादसे के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। जल्द ही आसपास के इलाके को घेर कर मामले की जांच शुरू की गई। बाद में पुलिस ने बताया कि इस घटना का संदिग्ध 63 साल का एक आदमी था, जिसने जानबूझकर इस धमाके को अंजाम दिया और इसमें खुद उसकी भी मौत हो गई। कोरोना पर चीन की पोल खोलने वाली महिला पत्रकार को चीनी सरकार ने जेल में डाल दिया। News18.com की रिपोर्ट है कि चीन के वुहान में कोरोना का पहला मामला सामने आने पर जांगजांग नाम की पत्रकार ने रिपोर्टिंग की थी। इसमें उन्होंने चीनी सरकार पर लोगों को बिना जानकारी दिए शहर में लॉकडाउन लगाने का आरोप लगाया था, जिससे नाराज होकर चीनी सरकार ने उन्हें 4 साल के लिए जेल भेज दिया। उन पर रिपोर्टिंग के दौरान झगड़ा करने और कोरोना पर लोगों के बीच अफवाह फैलाने के झूठे आरोप लगाए गए। बताया गया कि जांग फरवरी में कोरोना की रिपोर्टिंग करने वुहान पहुंची थी। वहां से उन्होंने कई वीडियो और रिपोर्ट सोशल मीडिया पर डाले थे, जिन्हें काफी शेयर किया गया था और इसके बाद ही वो चीनी अधिकारियों की नजर में आ गई और फिर उन्हें 14 मई को हिरासत में ले लिया गया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच तीखी झड़प हो गई। हंगामा तब शुरू हुआ जब एमसीडी में 2500 करोड़ के घोटाले के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के पार्षद सीबीआई जांच करवाने की मांग पर अड़ गए, जिस पर बीजेपी के पार्षद दिल्ली सरकार पर निगम कर्मचारियों के वेतन के लिए पैसा नहीं देने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। बात तब बिगड़ गई जब दोनों पार्टियों के पार्षद आमने सामने आ गए और फिर थोड़ी देर बाद वहां नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इसी बीच आम आदमी पार्टी की पार्षद मोहिनी जीनवाल चप्पल लेकर, जबकि एक और पार्षद जूता लेकर एक दूसरे से भिड़ गईं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दोनों पार्षद एक दूसरे पर चप्पल और जूते चलाती दिखी। इस दौरान वहां मौजूद दोनों पार्टियों के कुछ पार्षद बीच बचाव करते दिखाई दिए, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वहां हंगामा शांत नहीं हुआ।
इसके बाद दोनों पार्टियों के पार्षद अपनी अपनी सीट पर खड़े होकर जोर जोर से नारे लगाने लगे। सदन के अंदर बीजेपी के कुछ लोग हाथों में पोस्टर, तख्तियां और पर्चे लिए नजर आए, जिन पर दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे लिखे थे। और इसी तरह आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने भी पोस्टर और पर्चे लहराते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बीच हंगामा बढ़ता देख मेयर ने दोनों पार्टियों के पार्षदों से शांत रहने की अपील की, लेकिन उनकी अपील का कोई असर होता नहीं दिखा, बल्कि इस दौरान सदन के अंदर दोनों पार्टियों के पार्षद एक दूसरे पर हावी होते दिखाई दिए। हालांकि काफी देर बाद किसी तरह हंगामे को शांत कराया गया। बाद में मेयर निर्मल जैन ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में नेता विपक्ष मनोज त्यागी और आम आदमी पार्टी पार्षद मोहिनी जीनवाल को 15 दिनों के लिए सदन से निलंबित कर दिया। बहुत ही दुखद है कि विपक्ष के साथियों ने हाउस नहीं चलने दिया। वहीं इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने दिल्ली नगर निगम में 2,500 करोड़ के घोटाले में बीजेपी के कई नेताओं के शामिल होने का आरोप लगा दिया। आज तो बिल्कुल ये साफ हो गया है कि कहीं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और मेयर इस घोटाले के अंदर शामिल हैं। हालांकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। भुवनेश्वर में कांग्रेस ने चिटफंड से जुड़े केस में जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सीबीआई दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए। उन्होंने मांग की कि जिन जिन नेताओं और अधिकारियों पर चिटफंड घोटाले के आरोप हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए और सीबीआई दफ्तर के सामने जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर ओडिशा कांग्रेस के नेताओं ने यह मुद्दा उठाने का निर्णय लिया और बड़ी तादाद में सीबीआई दफ्तर की ओर बढ़े। हालांकि माहौल ना बिगड़े इसलिए दफ्तर के ठीक सामने पुलिस वाले तैनात दिखे, जिसकी वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए और नारे लगाने लगे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि सीबीआई लंबे समय से चिटफंड घोटाले की जांच कर रही है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा। इसी बात को जोर शोर से उठाते हुए उन्होंने सीबीआई के सामने अपनी मांगे रखी। डिमांड सीबीआई रुपया निकालो, कौन कौन है जेल भेजो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मूड इस प्रदर्शन को लंबा खींचने का था, लेकिन अचानक पार्टी नेता नरसिंह मिश्र की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जिसके बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। क्रिसमस पर ईरान में हुई भयानक बर्फबारी लोगों के लिए काल साबित हुई। वहां राजधानी तेहरान के पास बर्फ की चट्टान खिसकने से 12 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि मौसम ने इतना खतरनाक रूप अख्तियार किया कि ईरान के कुछ इलाकों में बर्फ का तूफान आ गया। इससे तेहरान के उत्तर में अल्बोर्ज के पहाड़ों पर बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें सरक गई और वहां चढ़ाई करने पहुंचे दर्जनों भर लोगों की जान चली गई। बर्फ के तूफान में फंसे पर्वतारोहियों को मुश्किल से निकालने के लिए बचाव कर्मियों की टीमें हेलीकॉप्टर से भेजी गई, लेकिन पहाड़ों पर खुद उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। वो भी मौसम की मार झेलते नजर आए। राहत कर्मियों ने कोशिश तो काफी की, 3 दिन तक बचाव अभियान चला, लेकिन 11 पर्वतारोहियों की लाशें उनके हाथ लगी, जबकि एक की अस्पताल में मौत हो गई। निचले इलाकों में भी हालात बदतर दिखे। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी सड़क पर कमर तक जमी बर्फ को खोद खोद कर रास्ता साफ करने की जद्दोजहद में लगा नजर आया। ईरान के कई इलाके बर्फ की मोटी चादर से ढक गए, रंग तो जैसे वहां से गायब ही हो गए। भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक थम गया, गाड़ियों के चक्के जैम हो गए। जर्मनी के एक पत्रकार ने रूस और चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को यूरोप की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया, जिसके बाद दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों से निपटने के लिए दुनिया भर के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम करीब नाकाम ही साबित हुए। हाइपरसोनिक मिसाइलें ऐसी मिसाइलें हैं जो आवाज की रफ्तार से भी तेज गति से निशाने की तरफ बढ़ती। जर्मनी का दावा है कि जिस तेजी से चीन और रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों का बेड़ा बढ़ा रहे हैं, पूरे यूरोप की सुरक्षा खतरे में। इससे पहले अमेरिका की फौज ने जर्मनी में एक बेस बनाया था, जिसने ऐसे ही खतरे से आगाह किया था। अमेरिकी फौज ने दावा किया था कि रूस ने एक सबमरीन से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। अब जर्मनी का दावा यह है कि रूस और चीन के पास मौजूद हाइपरसोनिक हथियारों की सही गिनती का भी दुनिया को अंदाजा नहीं।
यूरोप का ये डर और यूरोप को मिल रहा अमेरिका का साथ दुनिया को दो धड़ों में बांटने वाला है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। केंद्र सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि जो दिशा निर्देश 25 नवंबर से 31 दिसंबर तक के लिए जारी किए गए थे, उन्हीं को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया। और इस बार ब्रिटेन में कोरोना का नया रूप सामने आने के बाद राज्य सरकारों को सख्त निगरानी के निर्देश भी जारी किए गए। पहले की तरह 31 जनवरी तक सभी सिनेमाघरों में केवल 50% लोग ही बैठकर फिल्में देख पाएंगे। साथ ही स्विमिंग पूल पर भी पहले जैसी रोक जारी रहेगी और केवल खिलाड़ियों को ही ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल के इस्तेमाल की इजाजत मिलेगी। केंद्र ने सभी राज्यों को नाइट कर्फ्यू से छूट दी, लेकिन हालात को देखते हुए राज्य सरकारें अपने यहाँ नाइट कर्फ्यू लगा सकती हैं। असम विधानसभा में सरकारी मदरसे बंद करने पर बिल पेश किया गया। असम विधानसभा का 3 दिनों का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन राज्य के सभी सरकारी मदरसों को बंद करने का एक बिल पेश किया गया, जिसके पास होते ही इन मदरसों को मिलने वाली सरकारी मदद बंद हो जाएगी। इन फ्यूचर नो मद्रासा एजुकेशन अंडर गवर्नमेंट विल बी एंटरटेन्ड। महाराष्ट्र सरकार ने 31 दिसंबर के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनके तहत लोगों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया। इसके साथ ही समंदर तट पर भीड़ लगाने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने नए साल के जश्न पर पटाखे जलाने पर भी रोक लगा दी है। यूपी के औरैया में एक महिला ने 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोप लगाने वाली ये महिला एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में खाना बनाती है, जबकि आरोपी भी इसी कंपनी में काम करते हैं। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। देश भर में कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान पर कांग्रेस में मतभेद नजर आने लगे। राजस्थान में पार्टी विधायक अमीन कागजी ने दावा किया कि वहां के 5 से 7 लाख किसान इस अभियान का हिस्सा बने। 5-7 लाख किसानों ने यहाँ राजस्थान के भी साइन करके उसमें भेजे हैं। जबकि गहलोत के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता महेश जोशी ने कुछ और ही आंकड़े बताए। बहुत बड़ी संख्या में, कई लाख हस्ताक्षर करके हमने भेजा, 10 लाख से ऊपर हैं। दावा किया गया था कि कांग्रेस के अभियान में 2 करोड़ किसानों ने हिस्सा लिया था, लेकिन राजस्थान के नेताओं के बयान का हवाला देकर बीजेपी ने इस दावे पर सवाल उठाए। कहां 2 करोड़ हस्ताक्षर करा लिए, कब कराए, किससे करवाए, कब किसानों से मिले। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी नहीं खेल पाएंगे। उनके घुटने की चोट अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। कोरोना संकट की वजह से ऑस्ट्रेलियन ओपन 3 हफ्ते की देरी यानी 8 फरवरी से मेलबर्न पार्क में खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश में गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखकर चलने वाले लोगों के जमकर चालान काटे गए। राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गया। बाराबंकी शहर से सामने आई कुछ तस्वीरों में सड़क पर तैनात पुलिस वाले गाड़ियों को रोक रोक कर कार्रवाई करते नजर आए। गाड़ियों पर अपनी जाति लिखवाकर धमक दिखाने में स्कूटर सवार भी पीछे नहीं दिखे। आगरा में भी पुलिस वालों ने ऐसे लोगों के खूब चालान काटे, लेकिन इस दौरान कई लोगों ने अपनी गलती मानी और सरकार के आदेश का पालन करने का वादा किया। आज हटा देंगे, आज ही पता चला है, मैं आज ही मिटवा दूंगा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कानपुर से भी सामने आई, जहां सड़क पर ऐसी सैकड़ों गाड़ियां बेधड़क घूमती दिखाई दी, जिन पर जाति सूचक शब्द लिखे हुए थे। हालांकि वहां भी पुलिस एक्शन में रही। ममता बनर्जी आज बीरभूम के बोलपुर में रोड शो करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के जवाब में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बीरभूम के बोलपुर में रोड शो करेंगी। करीब 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो दोपहर 1 बजे शुरू होगा। कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच 30 दिसंबर को 7वें दौर की बैठक होगी। इस बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है। 1 जनवरी 2021 से इस पर लगी रोक को हटा लिया जाएगा। सितंबर महीने में सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाई थी। दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे किसान आंदोलन के बीच पंजाब में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हरियाणा और पंजाब के अलग अलग जिलों में किसान संगठनों ने रिलायंस जियो के सैकड़ों मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से कई शहरों में मोबाइल सिग्नल फेल होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। फतेहाबाद में कई मीटर ऊंचे मोबाइल टावर पर एक शख्स चढ़ा दिखाई दिया। टावर पर चढ़ने के बाद उसने कुछ पुर्जों को तोड़ दिया और अपने किसान संगठन का झंडा लगा दिया। फिर एक सेल्फी वीडियो बनाकर किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जलंधर में भी गुस्साए किसान एक मोबाइल टावर पर हमला बोलने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद टावर की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी।
पंजाब के मोगा में भी किसान रिलायंस जियो के एक टावर पर हमला बोलने के लिए पहुंच गए। जब तक पुलिस वहां पहुंच पाती, किसान वहां रखा जनरेटर और कुछ दूसरी मशीनें उठाकर ले गए। पंजाब के कुछ किसान संगठन भ्रम फैला रहे हैं कि किसान सुधार कानूनों से रिलायंस को फायदा मिलने वाला है, इसलिए रिलायंस जियो के मोबाइल टावरों को निशाना बनाया जा रहा है। यूरोप के देश क्रोएशिया में एक तेज भूकंप की वजह से दहशत फैल गई। रिक्टर स्केल पर 5.2 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र राजधानी ज़ग्रेब से 50 किलोमीटर दूर था। लेकिन तेज झटकों का असर ज़ग्रेब तक भी महसूस किया गया। भूकंप की कई तस्वीरें भी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें एक में तो एक स्टोर में रखा सामान बुरी तरह हिलता नजर आया। इसी तरह एक दफ्तर में रखा फर्नीचर और दूसरी चीजें भी तेज झटकों की वजह से हिलती दिखाई दी। एक जगह तो जमीन में गड़े स्टील के बैरिकेड भी तेजी से कांपते नजर आए। तेज झटकों की वजह से कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा, कईयों की छतें गिर गईं, जबकि कुछ का प्लास्टर उखड़ गया। भूकंप के बाद वहां के प्रशासन ने शहर का जायजा लिया और राहत बचाव का काम शुरू किया। केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया मिशन से प्रभावित होकर मुंबई के एक टीचर ने बच्चों को पढ़ाने वाला रोबोट बना दिया। दावा है कि पढ़ाने के अलावा ये रोबोट देश और विदेश की कई भाषाओं में बात भी कर सकता है और जिस भाषा में भी रोबोट से सवाल पूछे जाएं, वो उसी भाषा में जवाब भी दे सकता है। इसे मुंबई के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने वाले दिनेश पटेल नाम के टीचर ने बनाया और बताया कि उन्हें इस काम में 3 साल से ज्यादा वक्त लग गया। जब रजनीकांत जी की रोबोट देखी थी तो उस समय मेरे दिमाग में ये बात आई जरूर थी कि काश ये रियल लाइफ से हटके रियल लाइफ में आ जाए। दावा है कि शालू नाम का ये रोबोट हिंदी और भोजपुरी के अलावा अंग्रेजी में भी बात कर सकता है। Who is the Prime Minister of India? Prime Minister Mr. Narendra Damodar Das Modi since 2014. भारत की भाषाओं के साथ विदेशी भाषाओं की जानकारी इस रोबोट की सबसे बड़ी खासियत बताई गई। देश की 9 भाषाओं और विदेश के 38 भाषाओं में ये रोबोट बात कर सकती है। रोबोट को बनाने वाले टीचर का दावा है कि ये रोबोट स्कूलों में आसानी से बच्चों को पढ़ा भी सकता है और उनके सवालों के जवाब भी दे सकता है। यूपी के शाहजहांपुर से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें अनाज मंडी का प्रभारी किसानों से मारपीट करता दिखाई दिया। आरोप है कि कुछ दिनों पहले उन किसानों से अनाज खरीदी गई थी, लेकिन पैसों के लिए उन्हें परेशान किया गया। और जब किसान अपने पैसों के लिए एक बार फिर मंडी पहुंचे तो वहां के प्रभारी के साथ उनकी बहस हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि उनके बीच हाथापाई होने लगी। इस बीच दोनों ओर से जमकर मुक्के और थप्पड़ बरसाए गए। तभी वहां मौजूद दूसरे लोग बीच बचाव के लिए पहुंच गए। लोगों ने किसी तरह इस हंगामे को शांत किया। बाद में दोनों पक्षों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अनाज मंडी में मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में हुई भारी बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। कई घंटों तक लगातार हुई बर्फबारी से सड़कों पर 3 से 4 इंच तक बर्फ की मोटी परत बिछ गई। राजधानी शिमला में तो बर्फबारी से कई रास्ते बंद हो गए और मकानों की छतों के ऊपर बर्फ की मोटी परत बिछ गई। पेड़ पौधे भी बर्फ से लद गए। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ ने कब्जा जमा लिया। भारी बर्फबारी की वजह से दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। ऐसा लगा जैसे चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हो। लेकिन नए साल का जश्न मनाने पहुंचे पर्यटकों के चेहरे बर्फबारी से खिल गए। वहां से आई एक तस्वीर में सैलानी बर्फ के साथ खेलते दिखाई दिए। इतने ज्यादा हम मजे कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ। नारकंडा में तो से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां भी भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते बर्फ से ढके दिखाई दिए। देखने से ऐसा लगा जैसे बर्फ के नीचे सड़कें गुम हो गई। कुफरी में तो बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद सड़कों पर फिर से आवाजाही शुरू करने के लिए प्रशासन के लोग मशीनों की मदद से बर्फ हटाने में जुट गए। कुछ इसी तरह का नजारा सामने आया मनाली से भी। वहां भी बर्फबारी की वजह से सब कुछ सफेद नजर आया। बिहार के गोपालगंज से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां छापेमारी के समय खेत के अंदर छिपाकर रखी गई कच्ची शराब की भारी खेप बरामद की गई। पूरे बिहार में शराबबंदी लागू है और सरकार इस नियम का कड़ाई से पालन करवाने का दावा भी करती है।
लेकिन जब गोपालगंज के गांव में प्रशासन की टीम ने छापेमारी की तो अधिकारी भी हैरान रह गए। वहां जिस खेत में गेहूं की फसल बोई हुई थी उसी के नीचे से शराब से भरे ड्रम निकलने लगे। इससे पहले जिले के डीएम और एसपी पूरी फोर्स के साथ गांव पहुंचे और शराब तस्करों के घर पर छापेमारी की, लेकिन कई घरों की तलाशी लेने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। बाद में पुलिस ने पास के ही खेतों की छानबीन शुरू की तो वो हैरान रह गए। वहाँ जमीन के नीचे कच्ची शराब के 1 दर्जन से ज्यादा ड्रम दबा कर रखे गए थे, जिन्हें निकलवा कर पुलिस ने नष्ट करवा दिया। जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश सुरक्षा बल ने किया। न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि मेंढर के एक बड़े मंदिर पर ग्रेनेड हमला कर दंगा भड़काने की साजिश थी, जिसके आरोप में सेना ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए ये आरोपी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के ही गजनबी फोर्स से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जिनके पास से 6 ग्रेनेड, लश्कर के पोस्टर, कई दस्तावेज और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिसकी पड़ताल के बाद ही इस साजिश का पता चला, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो यहाँ पे कम्युनल हार्मनी जो हमारी यहाँ पुंछ की है उसको नुकसान पहुँचता। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में 2 इनामी महिला नक्सलियों को मार गिराया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 इनामी महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। पुलिस ने उनके पास से एक पिस्तौल और एक राइफल भी बरामद किए। मध्य प्रदेश के देवास में एक मकान में किसी की न होने का फायदा उठाकर चोरों ने हजारों रुपए और लाखों के गहनों की चोरी कर ली। ये वारदात उस घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के बरेली में एक मुठभेड़ के समय पुलिस ने एक नामी बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसका एक साथी पुलिस से बचकर वहां से भागने में कामयाब रहा। खबर है कि गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ लूट और चोरी के 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। गुजरात के अमरेली से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक टैंकर पलटने के बाद उसमें भरे तेल को लूटने की होड़ मच गई। बताया गया कि मूंगफली के तेल से लदा टैंकर बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गया, जिसके बाद वहां लूट मच गई। इस घटना की खबर जैसे जैसे फैलती गई, वहां लोग बर्तन, डिब्बे और बाल्टियां लेकर पहुंचने लगे। तेल के लिए टैंकर के आसपास लोगों का जमावड़ा लग गया, जबकि कई लोग वहां अपनी बारी का इंतजार भी करते दिखे। इनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल थी। तेल बटोरने के लिए पहुंचे लोगों की रेल पेल देखकर ऐसा लगा मानो पूरा इलाका ही वहां उमड़ पड़ा हो। जिसको जो मिला वो उसी में तेल भरकर ले जाता दिखा। सड़क पर भीड़ की वजह से वहां ट्रैफिक जाम हो गया और कई गाड़ियां फंस गई, लेकिन लोगों का आना जाना जारी रहा। वहां पहुंचे लोग सब कुछ भूलकर बस ज्यादा से ज्यादा तेल बटोरने की कोशिश में लगे नजर आए। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। शीतलहर ने तो लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। राज्य के पहाड़ी इलाकों में 1.5 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई, जिससे कई इलाकों में पारा 0 से कई डिग्री नीचे चला गया और कड़ाके की ठंड की वजह से वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। राजौरी से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में शहर की एक सड़क पर बर्फ की मोटी परत दिखाई दी। इस दौरान वहां कई लोग सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुटे नजर आए, ताकि उस सड़क पर फिर से आवाजाही शुरू की जा सके। सर्दी बहुत है, अभी 1.5 फुट से ऊपर बर्फ गिरी है यहाँ पे। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में भारी बर्फबारी के बाद वादियां बर्फ से ढकी दिखी। पेड़ पौधे बर्फ से लदे नजर आए। देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने पहाड़ियों पर सफेद चादर बिछा दी। राज्य के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर जम्मू शहर में देखने को मिला। बर्फीली हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ी तो लोग आग तापने को मजबूर हो गए। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ रही है जिन्हें इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में काम के सिलसिले में घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। गुजरात के वलसाड से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां कोरोना नियमों को दरकिनार कर एक शादी में हजारों की भीड़ जमा की गई। आरोपी की वहां के एक बीजेपी नेता ने अपनी शादी में हजारों लोगों को बुलाया और इस वजह से उन पर और 11 लोगों पर केस भी दर्ज किया गया। लेकिन जो वीडियो सामने आया वो वाकई हैरान करने वाला था। वहां एक जगह पर हजारों लोगों का हुजूम जमा नजर आया। सभी लोग नाच गाने में मस्त दिखे, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो उन्हें कोरोना का कोई डर ही ना हो। उन्होंने ना ही मास्क पहनने की जरूरत समझी और ना ही एक दूसरे से दूरी बनाने की। वो सभी जश्न में डूबकर बस नाचते रहे। प्रधानमंत्री ने किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने इस रेल को रवाना किया। ये रेल महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए रवाना हुई। किसान रेल से देश के 80% से अधिक
छोटे और सीमांत किसानों को बहुत बड़ी शक्ति मिली है। देश के 4 राज्यों में लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का ड्राई रन शुरू हो गया। असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात के अलावा पंजाब में भी कोरोना वैक्सीन लगाने का ड्राई रन चलाया गया। ड्राई रन में यह देखा गया कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद बिना किसी परेशानी के लोगों को टीका लगाया जा सके। इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि एक तो सहूलत रहे और दूसरी सेफ्टी रहे। बताया गया कि चारों राज्यों के ड्राई रन में वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को चुना गया। ऑलरेडी गवर्नमेंट में हमने हेल्थ केयर वर्कर जो रजिस्टर किए हैं, इनमें से 25 जितने हेल्थ केयर वर्कर को अभी वैक्सीनेशन देने का है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में डाक विभाग की लापरवाही सामने आई। विभाग ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की तस्वीर वाले डाक टिकट जारी कर दिए। 5 रुपए वाले 12 डाक टिकट छोटा राजन और 12 टिकट मुन्ना बजरंगी के हैं। डाक विभाग की योजना के तहत ये डाक टिकट जारी किए गए, जिसके लिए कोई भी 300 रुपए फीस देकर अपनी या अपने करीबी की डाक टिकट बनवा सकता है। लेकिन इसी योजना का कुछ लोगों ने गलत फायदा उठा लिया। लोग इस पे जांच करा रहे हैं और सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अचानक हुई तेज बर्फबारी की वजह से वहां घूमने गए कई पर्यटक फंस गए, जिसके बाद इन लोगों ने एक वीडियो जारी कर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। ये वीडियो वायरल होने के बाद कुछ टीमें इनकी मदद के लिए रवाना कर दी गईं। विनती तथा प्रार्थना करना चाहते हैं कि उनकी जान जो है खतरे में है। पीएम मोदी आज यूपी में खुर्जा से भावपुर के बीच बना रेलवे फ्रेट कॉरिडोर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार किया गया है और इसके बनने से पैसेंजर ट्रेन की भी रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि मौजूदा ट्रैक पर दबाव कम हो जाएगा। भावपुर से न्यू खुर्जा जंक्शन तक इसकी दूरी करीब 351 किलोमीटर की है। पिछले कई महीनों से इस ट्रैक पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल चल रहा था। समारोह में रेल मंत्री पीयूष गोयल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। 5 साल पहले टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके महेंद्र सिंह धोनी अचानक एक हीरो बनकर सोशल मीडिया पर छा गए। आईसीसी ने उन्हें खेल भावना के लिए पूरे दशक का सबसे महान खिलाड़ी चुना और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड से नवाजा। धोनी को यह अवार्ड 2011 के एक टेस्ट मैच के लिए दिया गया। 2011 में इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट खेल रही टीम इंडिया के उस वक्त के कप्तान धोनी ने कुछ ऐसा किया था कि उन्होंने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। टेस्ट मैच के तीसरे दिन सुबह के सेशन की आखिरी गेंद पर इयन बेल ने एक शॉट मारा। इयन बेल को लगा कि गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और वो क्रीज के बाहर टहलने लगे, लेकिन फील्डर ने गेंद को रोककर विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के पास पहुंचा दिया। धोनी ने इयन बेल को आउट कर दिया और अंपायर ने भी बेल को आउट ही माना। इयन बेल शतक बना चुके थे और टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन चुके थे, लेकिन जब लंच ब्रेक के बाद खिलाड़ी मैदान पर लौटे तो इयन बेल बल्लेबाजी के लिए आते दिखाई दिए। तब जाकर सबको पता चला कि लंच ब्रेक में धोनी ने अपनी अपील वापस लेते हुए बेल को बल्लेबाजी के लिए दोबारा बुला लिया। बेल की 159 रनों की पारी की बदौलत टेस्ट मैच तो टीम इंडिया हार गई, लेकिन खेल प्रेमियों का ही नहीं, आईसीसी का भी दिल धोनी ने जीत लिया। कोलकाता में श्रम विभाग की एक बैठक के समय हंगामा हो गया। ये बैठक नेताजी इंडोर स्टेडियम में हो रही थी। तभी अपने रुके हुए वेतन की मांग पर कामगारों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने नौकरी पक्की करने की मांग के साथ ही पिछले 9 महीनों से रोके हुए वेतन को जल्द देने की मांग की और इस मुद्दे पर ममता सरकार के मंत्री के सामने ही प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्टेडियम के बाहर लगे पोस्टर और बैनर फाड़ दिए, जिसके बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। खबर है कि इस हंगामे की वजह से मंत्री समेत अधिकारियों को बैठक बीच में ही छोड़कर वहां से जाना पड़ा। क्रिसमस पर अमेरिका के कुछ राज्यों में भारी बर्फबारी हुई। पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग शहर में तो इतनी बर्फ गिरी कि 85 साल का रिकॉर्ड टूट गया। क्रिसमस पर वहां 5 इंच से भी ज्यादा बर्फ गिरी, जबकि 1935 में 3.5 इंच बर्फ गिरी। इस वजह से पेंसिल्वेनिया के शहर बर्फ की सफेदी में ढके नजर आए। कोई चीज बर्फ से नहीं बची। क्रिसमस की सजावट भी बर्फबारी में फीकी पड़ गई। हालांकि कुछ लोगों ने ऐसे मौसम में खूब मौज भी की। एक वीडियो में एक लड़का बर्फ के ढेर में कूदता दिखा। जमीन पर इतनी बर्फ जमी थी कि वो उसके अंदर छिपी गया। अब बर्फ काटने वाली मशीन या फावड़े से तो बर्फ का ये ढेर हटने वाला था नहीं, इसलिए कुछ लोगों ने अनोखी ही तरकीब निकाली। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी एक बड़े से लाइटर से बर्फ को पिघलाता नजर आया। वहीं मिनेसोटा राज्य में भी बर्फ के तूफान ने लोगों के लिए आफत ला दी। ऐसे खतरनाक मौसम में गाड़ियां संभल कर चलती दिखी। कई की रफ्तार धीमी पड़ गई तो कुछ ने दम ही तोड़ दिया। बताया गया कि पिछले 1 दशक में यह राज्य का सबसे खतरनाक बर्फ का तूफान था।
शिवसेना ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। सामना के जरिए इस पर शिवसेना ने कांग्रेस पर पलटवार किया। सामना में लिखा गया कि कांग्रेस नेतृत्व को ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को मजबूत करने के मामले में दूसरे लोगों को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का पारंपरिक मतदाता उससे दूर हो रहा है और उसे विपक्ष को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को इसका तोड़ निकालना होगा। इससे पहले शिवसेना ने कांग्रेस के यूपीए के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे, जिस पर कांग्रेस ने कहा था कि शिवसेना यूपीए में नहीं है और वो अपनी सलाह अपने पास रखे। कोरोना की मार झेल रहे ब्रिटेन पर मौसम ने भी तरस नहीं खाया। बेला तूफान की वजह से वहां हवा की रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई और भारी बारिश ने लोगों के सिर पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया, जिसके बाद ब्रिटेन का भूगोल तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ नजर आया। वहां से आई बाढ़ की तस्वीरें देखकर समझ ही नहीं आया कि जमीन कहां है और नदी कहां। तूफान की वजह से बादल ऐसे झमाझम बरसे कि नदियों में पानी समाना मुश्किल हो गया। नतीजा, शहर के बीचों बीच नदी बहती दिखी। आसमान से ली गई तस्वीरों में सैकड़ों मकान चारों तरफ से बाढ़ के गंदे पानी से घिरे नजर आए। एक इलाके में तो 25 टन की भारी भरकम नाव तक तूफान के आगे टिक नहीं पाई और बहकर नदी के किनारे पर फंस गई। उसे पानी से निकालने के लिए बचाव कर्मियों को बुलाना पड़ा। समंदर की लहरें भी आक्रामक दिखी, वो कई फीट ऊपर तक हिलोरे मारती नजर आईं। बाढ़ से निपटने के लिए लोगों ने भी कमर कस ली। उन्होंने अपने घरों के दरवाजों, खिड़कियों पर बैरियर लगा दिए ताकि बाढ़ का पानी उनके घरों में न घुस पाए। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेरठ के अनिल तोमर का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंच सकता है। भारतीय सेना की 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात अनिल मुठभेड़ के समय बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए श्रीनगर के सेना अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। आज उनका पार्थिव शरीर उनके घर मेरठ लाया जाएगा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तराखंड के रुड़की से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें वहां की एक चीनी मिल में गन्ने का ट्रैक्टर लेकर पहुंचे एक आदमी ने गोली चला दी। इस घटना से ठीक पहले मिल के मेन गेट पर उस आदमी की गन्ना तौलने के विवाद में कुछ लोगों से बहस भी हुई और उसी बहस के दौरान सड़क पर खड़े एक आदमी ने ट्रैक्टर पर बैठे लोगों को हाथ से मारने का इशारा किया। हालांकि ट्रैक्टर चलाने वाले ने उसकी धमकी को उस वक्त तो नजरअंदाज कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली और हवा में गोली चला दी। गोली चलते ही वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। घटना के वक्त कई किसान वहां गन्ना तुलवाने के लिए पहुंचे थे और उन्हीं में किसी ने पुलिस को खबर कर दी। बताया गया कि पुलिस ने वहां पहुंचकर गोली चलाने वाले को धर दबोचा, जबकि उसके साथी वहां से फरार हो गए। मुकदमा कायम हुआ है, एक गिरफ्तार हुआ मौके पे। पुलिस ने भरोसा दिया कि वायरल वीडियो के आधार पर वो जल्द ही गोली चलाने वाले के साथियों को भी गिरफ्तार कर लेगी। केरल विधानसभा के विशेष सत्र को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। केरल विधानसभा के विशेष सत्र के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इजाजत दे दी। इस साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को सदन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। गुजरात के दाहोद में बीजेपी पार्षद हिरेन पटेल की हत्या के मुख्य आरोपी को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दावा किया गया कि आरोपी ने कांग्रेस विधायक भावेश कटारा के भाई के साथ मिलकर यह हत्या की थी। इससे पहले सितंबर में हिरेन पटेल की वाहन से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि राजस्थान के अलवर में अंधविश्वास के नाम पर एक बच्चे की बलि दे दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। हालांकि पुलिस अब भी फरार तांत्रिक की तलाश कर रही है। डेड बॉडी को देखकर लग रहा है कि जैसे ये मर्डर है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज ककीजो रबाडा की फिर टीम में वापसी हो गई। वो अब 4 जनवरी को श्रीलंका के साथ दूसरे टेस्ट मैच में खेलते नजर आएंगे। रबाडा पहले मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से टीम से बाहर हो गए थे। अयोध्या के धन्नीपुर में 26 जनवरी को ही मस्जिद की नींव रखी जाएगी। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए इस दिन कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर।